मैं आज आपको इंटरमीडिएट का खंड खा का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि इसका ए और बी पार्ट है। तो बी पार्ट में मैं आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि वो कौन कौन सी चुनौतियां थीं जिसके विषय में भारत को स्वतंत्रता के बाद में सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नए राष्ट्र की चुनौतियां। नए राष्ट्र क्या तात्पर्य है? नया राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तब एक नए राष्ट्र की नींव रखी, स्वतंत्र भारत। तो 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। किनसे स्वतंत्र हुआ? अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटिश से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात्रि को, यानी कि 14-15 अगस्त 1947 की रात को संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया। संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया और उसको संबोधित किया। तो उनका एक भाषण था स्वतंत्रता के संबंध में। उसका नाम जो है आपको सोचना है, समझना है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, यानी कि ट्रस्टी विद डेस्टिनी। ये एक ऐसा शब्द था जिसका हिंदी रूपांतरण आता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्वतंत्र भारत जब हो रहा है तो जिस प्रकार से वधु का आगमन होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, तो उसी प्रकार से खुशी मनाई गई कि आज हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। तो वो जो एक सेंटेंस था, उनका जो भाषण का संबोधन था, तो वो ट्रस्टी विद डेस्टिनी कहा गया। ये बहुविकल्पी में भी आएगा और अति लघु में भी आएगा। ट्रस्टी विद डेस्टिनी से क्या तात्पर्य है, ये किसने कहा? तो भारत, यहां हम देख रहे हैं कि चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो भारत आकार और विविधता के कारण, भारत का जो आकार है और विविधताएं हैं, उसके कारण वह एक महाद्वीप के समान है। एक महाद्वीप के समान है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं, बोलियों और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि अनेक जातियां रहती हैं, धर्म रहते हैं। इनकी अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं। तो इतने बड़े विशाल देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाएगा, ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। तो अतः यही माना जा रहा था कि इतनी विभिन्नताओं से भरा कोई देश अधिक दिनों तक एकता कायम नहीं रख सकता है, और यही एक समस्या थी। ऐसे में राष्ट्रीय एकता को सूत्रों में बंधे राष्ट्र की स्थापना और निर्माण करना एक गंभीर चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छी तरीके से इस काम को किया और एक भारत के लिए जो है एकता के रूप में बांधे रखा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया।
भारतीय संविधान में भारत की आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के पारस्परिक संबंधों की वैधानिक अभिव्यक्ति है। संविधान में मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार भी दिया गया। इन विशेषताओं के आधार पर यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक शासन के बीच राजनीतिक मुकाबले होंगे। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की गई, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है भारत का शासन संचालन शुरू हुआ, और भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, वो अधिकार जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इसके पश्चात जो है भारतीय संविधान में ने भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। इस आधार पे ये सुनिश्चित हुआ कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा भी सकती हैं, यानी कि लोकतांत्रिक शासन के बीच राजनीतिक मुकाबले भी होंगे। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से आप देखते हो कि जब चुनाव के समय आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करती हैं कि हमारी पार्टी अच्छी है, उनकी पार्टी खराब है। तो ये मुकाबले जो थे उसकी उम्मीद पूरी करी गई थी कि ये आने वाले समय की चुनौतियां होंगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, आर्थिक विकास हेतु नीति निर्धारित करना। तो संपूर्ण समाज का विकास होना था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि किसी एक वर्ग का विकास नहीं करना था, संपूर्ण समाज का विकास करना था और किसी विशेष वर्ग का नहीं। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि समाज के सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, और सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्ग तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, इनके साथ जो है विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इनकी स्थिति सही नहीं थी। भेदभाव, छुआछूत बहुत होती थी। और आपको शायद याद होगा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। वो क्यों किया गया है? वो इसलिए तो किया गया है कि जिसका उद्देश्य है लोक कल्याण व सामाजिक विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याण करना, सामाजिक विकास करना, क्योंकि समाज के वर्गों को भी लेना है। ये सरकार के लिए निर्देश है। क्या है ये? सरकार के लिए निर्देश कि वो योजना बनाए जिससे समाज का विकास हो, किसी एक वर्ग का नहीं, समाज का विकास हो, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो आर्थिक विकास तेज होना चाहिए तथा गरीबी खत्म करने के लिए कारगर नीति अपनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत की स्थिति सही नहीं थी, गरीबी बहुत थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया था, जिसकी वजह से भारत के अंदर गरीबी बहुत हो गई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हमें आर्थिक विकास के लिए नीति बनानी होगी। तो मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा,
ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र निर्माण का अर्थ एवं परिभाषा। यानी कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए और इसकी परिभाषा लिखिए। तो क्या है ये राष्ट्र निर्माण, अब हम विस्तार से बताते हैं आपको। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। यानी कि राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने अपने कबीलों, जैसे अपने अपने छोटे छोटे कबीलों, गांव और नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की वफादारी प्रदान करें। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि वो मेरा गांव है, वो मेरा कबीला है, वो मेरे भाई बंधु हैं। जब ये छोटी छोटी बातों में व्यक्ति बढ़ जाता है तो उसे अपना घर, अपना गांव ही दिखाई देता है, अपना कबीला दिखाई देता है। तो राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है। राष्ट्र निर्माण इन कबीलों से नहीं बनता है, राष्ट्र निर्माण बनता है राष्ट्र की भावना से, एकता की भावना से। कबीले ही आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ने चाहिए, किसी एक विषय की तरफ नहीं। जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ये क्या है? ये जय वाले हाथ होते हैं, जय वाले जो हाथ होते हैं, तो ये लगता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़े हो रहे हैं, छोटे कबीले के लिए नहीं, छोटी जगह के लिए नहीं, केवल भारत के लिए। तो जो हाथ भारत के लिए उठेंगे वो राष्ट्र निर्माण के लिए उठेंगे। तो मैं समझता हूं आप राष्ट्र निर्माण का अर्थ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे छोटे कबीलों, गांव, नगरों और छोटी रियासतों के प्रति वफादारी और बंधनों को विशाल केंद्रीय राजनीति प्रणाली की ओर मोड़ देते हैं। ये कहा है लुसियन पाई ने। यानी कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझना चाहिए। हमें केवल और केवल अपना जो शासन है, केंद्रीय शासन है, उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। अगर हम अपने केंद्र शासन के प्रति वफादार रहेंगे, राष्ट्र निर्माण की तरफ वफादार रहेंगे, तो हम समझते हैं, हम अच्छी तरीके से इस बात को समझ जाएंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे।